एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया के बिना हर वाक्य अधूरा है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता, हम अपनी बात नहीं कह सकते। एक तरह से जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी जो जिन शब्दों से कुछ करने का बोध होता है यानी पता चलता है, वही क्रिया शब्द होते हैं। किसी भी वाक्य का ये आधार है। लेकिन क्रिया को हम जितना आसान समझते हैं इतना आसान होता नहीं है। क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं। क्रिया की एक बनावट होती है। यदि हम इसको समझ ना पाएँ तो बहुत सारी गलतियां करने की गुंजाइश होती है। तो आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में, यानी क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी व्याकरण है उसका जो आधार है वो है संस्कृत। तो संस्कृत के जो नियम हैं वैसे के वैसे हिंदी में आ जाते हैं, क्योंकि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा रही है और लगभग सभी भाषाओं की वो जननी है, यानी कि जन्म देने वाली है। और बहुत अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से जो नियमों को हम संस्कृत में देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्रिया की। तो देखिए, आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में नज़र आ रहा होगा धातु। अब सवाल ये है कि धातु क्या होता है। धातु का यहाँ जो अर्थ है वो मेटल वगैरह नहीं है, जैसे सामान्य अर्थ में हम समझते हैं कोई मेटल है। तो यह धातु का अर्थ है रूट वर्ड, यानी कोई भी क्रिया शब्द किन अंशों से, किन शब्दों से बना है। तो किसी भी क्रिया शब्द से जब आप प्रत्यय वगैरह निकाल देते हैं तो बाद में जो मूल शब्द बचता है हम उसको बोलते हैं धातु, यानी क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, जैसे चल, पढ़, लिख, सुन, सो, खा आदि। अब यहाँ पर समझिए ये धातु क्यों है। अब चल जो है, चल के अंदर आपने ना लगा दिया तो बन गया चल ना। पढ़ के साथ में ना लगाया तो बन गया पढ़ना। इसी प्रकार से लिखना, सुनना, सोना, खाना। इसके अलावा आप इसमें एगा भी लगा सकते हैं तो बनेगा चलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, सुनेगा, सोएगा, खाएगा। यानी कि ये जो मूल शब्द हमें आप दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये धातु यानी कि ये आधार हैं, बेस हैं। इनके बाद ही इसमें प्रत्यय आपको पता है शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जिससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि मूल जो शब्द हैं वो ही धातु हैं क्रिया के, और उसके साथ ही जब इसमें प्रत्यय आदि जोड़ा जाता है तब ये अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। अब सवाल ये है कि हम अलग अलग प्रत्यय जोड़ते क्यों हैं। कई बार हमें क्रिया का लिंग पता करना है, कई बार क्रिया का वचन पता करना है, कई बार हम क्रिया का काल जानना चाहते हैं। तो लिंग, वचन और काल, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्रिया के साथ में, यानी उस क्रिया का जो मूल रूप है यानी धातु है उसके साथ हमें प्रत्यय आदि जोड़ने पड़ते हैं, जिससे क्रिया के विभिन्न यानी अलग अलग रूप हमारे सामने आते हैं। अब देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, इन धातुओं में प्रत्यय आदि लगाकर लिंग, वचन, काल के अनुसार क्रिया के अलग अलग रूप बनाए जाते हैं। यानी कि बेस यही है, जो धातु रूप होते हैं क्रिया के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें प्रत्यय आदि लगा के अलग अलग इसके फॉर्म यानी इसके रूप का निर्माण करते हैं। अब हम आगे इसको और विस्तार से समझते हैं। उदाहरण देखिए, ख ना, ख या। अब खा के साथ में एगा जोड़ेंगे तो बनेगा खाएगा, एगी जोड़ेंगे तो बनेगा खाएगी, एंगे जोड़ेंगे तो बनेगा खाएंगे, रहा है जोड़ेंगे तो खा रहा है, रही है जोड़ने से बनेगा खा रही है, रहे हैं जोड़ने से बनेगा खा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य धातुओं के साथ में इन शब्दों को जोड़ करके हम अलग अलग तरह से क्रिया के रूप बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिया जो होती है उसके कितने प्रकार के भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं तो पहली बात आती है वो है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ये हम सभी जानते हैं।
लेकिन थोड़ा विस्तार से समझिए। क्रिया के हम दो प्रकार से मूल रूप से भेद मानते हैं। पहला होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। और दोनों का अंतर समझ लेते हैं। कर्म के आधार पर किसका अर्थ होता है क्रिया का आप इस्तेमाल, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि आपने एक गेहूँ लिया, उससे आपने आटा पीसा, उसके बाद में आप उससे पराठे बनाइए, रोटी बनाइए, पूड़ियाँ बनाइए, कुछ भी बनाइए जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो उसका जो यूज़ है आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये आटा बना कैसे, तो आप भाई कहेंगे हमने गेहूँ को पीसा, तो उसके जो निर्माण की प्रक्रिया है आप बताने लगते हैं। उसी प्रकार से कोई भोजन आप बनाते हैं, तो भोजन जब पककर सामने आ जाता है, ऐसा आपके सामने टेबल पर रखा है तो आप उसको खा लेते हैं। कोई उसकी रेसिपी पूछने लगता है तो आप पूरा उसका निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए, जो क्रिया बनी बनाई है उसको जब वाक्य में आप प्रयोग कर रहे हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, आप उसके बनने ना बनने की बात आप नहीं कर रहे हैं, सीधे उसके इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तब उसको हम बोलेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। यानी कि क्रिया का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं, तो हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे आप देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया बिना कर्म के, यानी कि जब क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती, यानी उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब क्रिया को कर्म की अपेक्षा ना हो अर्थात उसकी ज़रूरत ना हो, तब हम उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है इसमें, और ना ही मिलने की उम्मीद होती है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत सी पुस्तकों में ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा गलत दी हुई है, जिससे बच्चे प्राइमरी कक्षाओं से ही गलत क्रिया का रूप सीख लेते हैं और बार बार वो उनको ऐसा लगता है क्या लगाने से ही हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो इसी को आज हम समझते हैं। क्या प्रश्न का उत्तर इसमें नहीं मिलता है और ना ही मिलने की उम्मीद होती है, यानी कि मिलता भी नहीं है और किसी भी तरह से उसके मिलने की भी कोई पॉसिबिलिटी यानी उम्मीद नहीं होती है। यदि क्या प्रश्न पूछते भी हैं, यानी ज़बरदस्ती अगर हम क्या प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है, हास्यास्पद लगता है, यानी कि कॉमेडी से बन जाती है। आप सोचते हैं क्या वाक्य बना दिया। ठीक है, देखिए कैसे सोना, रोना, तैरना, हंसना आदि क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। उदाहरण देखिए, वह तैर रहा है, वह हंस रहा है। यहाँ अगर हम पूछते हैं क्या तैर रहा है, ठीक है, तो आप ध्यान दें, यहाँ पर हम वह की बात करें, वह कौन है, यहाँ पर कर्ता है, वो कर्म नहीं है, यानी क्या का उत्तर कर्म आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा कर्ता। कौन तैर रहा है, प्रश्न ही आपने गलत पूछा है। अकर्मक क्रिया में प्रश्न क्या की बजाय आप कौन से पूछते हैं और कौन का उत्तर कर्ता के रूप में मिलता है। तो आप यहाँ पूछेंगे कौन तैर रहा है, तो आप बताएंगे वह तैर रहा है। आपका प्रश्न ही यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है कि इसमें क्या का उत्तर नहीं मिलेगा और ना ही उसके मिलने की संभावना होती है। अब दूसरा वाक्य है वह हंस रहा है। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कौन हंस रहा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती पूछ रहे हैं क्या हंस रहा है, तो क्या हंस रहा है, तो आपका प्रश्न ही गलत है। आपका प्रश्न होना चाहिए कौन हंस रहा है। तो ज़्यादातर इसमें कौन का ही उत्तर मिलता है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती है। क्या का उत्तर इसमें नहीं मिलता है और ना ही मिलने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना होती है। यदि आप प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न आपका हास्यास्पद यानी मजाकिया सा हो जाता है, लोगों को वाक्य जो है आपका अटपटा लगता है, सही वाक्य नहीं लगता है। आगे देखते हैं। अकर्मक क्रिया में ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी वाक्य लिखा हुआ है। अकर्मक क्रिया में कर्ता के बाद सीधे क्रिया आ जाती है, बहुत ज़रूरी है। यानी अकर्मक क्रिया की जब आप पहचान करते हैं तो आप देखिए सब्जेक्ट के बाद में कर्म नहीं आएगा, सीधे क्रिया आ जाएगी। यानी पहले सब्जेक्ट आया यानी कर्ता आया, उसके सीधे उसके जस्ट बाद उसके तुरंत बाद क्रिया आ जाती है, बीच में कर्म नहीं आता, क्योंकि मैंने क्या कहा अकर्मक क्रिया है, यानी कर्म के बिना इसमें कर्म की इसको अपेक्षा ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही इसको नहीं है। देखिए वह जाता है, वह सोता है, वह हंसती है, वह चल रहा है, बच्चा रो रहा है। अब आप देखिए वह बार बार इस्तेमाल हो रहा है
और 5वें वाक्य में लिखा हुआ है बच्चा, यानी कि ये सब कर्ता हैं। कर्ता के ठीक बाद में जाता है, सोता है, हंसती है, चल रहा है, रो रहा है, ये सीधे सीधे क्रिया शब्द आ गए, बीच में कर्म नहीं आया है। तो ये अकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान है, हमें ये ध्यान रखना है। अकर्मक क्रिया का अर्थ ही है कि इसमें कर्म नहीं होता और ना ही कर्म के आने की उम्मीद होती है, उसके बिना ही वाक्य पूरा हो जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर आए सभी वाक्यों में कर्ता के बाद कर्म नहीं आया है और सीधे क्रिया आ गई है। यहाँ कर्म की ज़रूरत भी नहीं है, अर्थात उसके आने की संभावना भी नहीं है। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा हो, यानी कि जिस क्रिया को अपने अर्थ को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कर्म की ज़रूरत होती है, अर्थात जिस क्रिया को अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की ज़रूरत हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सा का अर्थ है सहित, विद कर्म। स का मतलब है सहित, कर्म के साथ। यह कर्म कई बार, अब ध्यान दीजिए, यही गलती हम करते हैं, यही सीखना है। यह जो कर्म है सकर्मक क्रिया का, कई बार दिखता है और कई बार नहीं दिखता है। और जब नहीं दिखता है तो बच्चे गलत कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उनको लगता है भैया ये तो क्रिया अकर्मक है क्योंकि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आपकी सोच गलत है, यही सीख लीजिए एक बार। मैंने लिखा हुआ है कि ये जो कर्म है कई बार दिखता है, कई बार नहीं दिखता, कई बार विजिबल होता है, कई बार इनविजिबल होता है। और जब ये दिखता है तो इसे प्रकट कर्म कहते हैं, जब नहीं दिखता है तो इसे अप्रकट कर्म कहते हैं। प्रकट मतलब दिखने वाला, अप्रकट मतलब जो नहीं दिखता होता है। यानी वाक्य में कर्म होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, वो हिडन होता है। हिडन कर्म होने से क्रिया अकर्मक नहीं होगी, वो सकर्मक होगी। वहाँ पर कर्म है लेकिन वो छुपा हुआ है, हिडन है। यही गलती नहीं करना कि आप वो अगर हिडन है तो आप कहते हैं कि ये अकर्मक क्रिया है, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अप्रकट कर्म है। अब देखिए कैसे होता है। अब प्रकट कर्म देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है। हम प्रश्न पूछते हैं क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, तो आप जवाब दे देंगे पुस्तक पढ़ता है। तो ये पुस्तक जो है कर्म है, वो प्रकट है, सामने दिख रहा है, तो आप कह देंगे कि ये जो है प्रकट कर्म है, यानी ये सकर्मक क्रिया है। अब अगली समस्या आ गई, अप्रकट कर्म क्या होता है। उदाहरण देखिए, वह पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक गायब हो गई और डायरेक्ट आ गया पढ़ता है। अब अगर पढ़ता है हम बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ता होगा, हमें पता नहीं है, वो अलग बात है। यानी कि वहाँ पर कर्म है कि तभी हमने यहाँ पर पढ़ना क्रिया का इस्तेमाल किया है। ये कैसे होता है, जब आपको कन्फर्मेशन नहीं होती किसी बारे में, आपसे किसी ने पूछा जरा देखिए वो क्या कर रहा है, तो आप जल्दी से बोल देते वह पढ़ रहा है। यानी आपने देखा कि वो कुछ हाथ में लिए था, कुछ पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, तो आपने जल्दी में आके उत्तर दे दिया हाँ वो पढ़ रहा है। यानी कि कर्म उसके पास था लेकिन कर्म को आपने जल्दबाजी में नहीं देखा, आपने सीधे आके बोल दिया बिना कर्म लगाए कि वह पढ़ रहा है, यानी कर्म उसके हाथ में था। ध्यान दीजिए, तो इसलिए ये जो क्रिया है यहाँ पर ये भी सकर्मक क्रिया है, लेकिन कर्म वहाँ पर आपको दिखा नहीं है, लेकिन कर्म है क्योंकि पढ़ना क्रिया का इस्तेमाल हुआ है और पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो जो चाहिए वही इसका अप्रकट कर्म है, छुपा हुआ कर्म है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जब हम बोलते हैं वह खाना खाता है या हम बोलते हैं वह खाता है, तो वह खाना खाता है, खाना दिख गया, और कई बार हम बोलते हैं वह खाता है, तो जब नहीं दिख रहा है तो भी ये क्रिया सकर्मक होगी और दिख रहा है तो भी क्रिया सकर्मक होगी, उसमें तो आप आराम से पहचान लेते हैं। आप कभी भी ये गलती मत कीजिए कि अगर उसमें लिखा हुआ है वह खाता है तो आप सोचें कि ये क्रिया जो है अकर्मक हो जाएगी। जी नहीं, वो क्रिया सकर्मक ही है, कर्म उसमें हिडन है, छुपा हुआ है, तभी तो वहाँ पर खाना क्रिया का इस्तेमाल किया गया है। वह खाता यानी कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा, वो दिखा नहीं, वो अलग बात है। बहुत जल्दबाजी में इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बहुत जल्दी में उत्तर देते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है, तब हम कर्म को प्रकट नहीं कर पाते, उसको अप्रकट रूप में ही हम आगे बढ़ा देते हैं। ध्यान दें, क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है तो सकर्मक और नहीं मिलता है तो अकर्मक, इस गलत धारणा से हमें बचने की ज़रूरत है। ये गलत धारणा है। अब देखिए अगला जो आता है हमारे पास, रचना के आधार पर क्रिया के भेद।
पहले हमने क्या कहा कि क्रिया का इस्तेमाल कैसे किया गया, यानी कि हम क्रिया को कर्म के आधार पर इस्तेमाल करते हैं, कर्मक के रूप में और सकर्मक के रूप में। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रिया बनी कैसे। रचना का मतलब है क्रिएशन, कि मतलब हमने क्रिया को बनाया कैसे। अब बनाने के जो अलग अलग तरीके हैं, उसी के बेस पर, उसी के आधार पर इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, यानी इसके अलावा एक नाम धातु क्रिया है। इसके अलावा एक हम और पढ़ेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। एक रंजक क्रिया है, उसकी हम बात बाद में करेंगे। प्रेरणात्मक क्रिया, अब पहले ही हम समझ चुके हैं धातु का अर्थ क्या है। क्रिया का जो मूल रूप है हम उसे धातु कहते हैं। तो धातु के साथ में अगर वाना लगा दिया तो बन गई प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे हम बात करते, अभी डिटेल में समझेंगे, थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। जब आप काम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आलसियों की जो क्रिया है, लेज़ी लोग हैं उनकी क्रिया है, या किसी वजह से समय नहीं है, आप अपना काम दूसरों से करवाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर इस क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने बोला, उसने धोबी से कपड़े धुलवाए, खुद नहीं धुला, उसके पास समय नहीं था, तो उसने दूसरे से अपना काम करवाया। जब कर्ता काम खुद ना करके दूसरों से काम करवाता है, तब वहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया का इस्तेमाल होता है। प्रेरणा का मतलब है दूसरों से काम करवाना, दूसरों को काम करने के लिए कहना, या उसे प्रेरणा देना कि भाई मेरा काम कर दो। तो जब भी हम दूसरे से काम करवाते हैं तो वाह लगता ही लगता है, इसलिए प्रेरणात्मक क्रिया की पहचान है धातु प्लस वाना। धातु प्लस वाना को समझ लीजिए, कर धातु हो गया और वाना लगाया तो बन गया कर वाना। उसके बाद में अलग अलग तरीके से वाना को आप चेंज कर लेंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, लिंग वचन काल के अनुसार। जैसे वह काम करवाता है, वह काम करवाएगा, वह काम करवा रहा है, वह काम करवा रही है। इस तरह से अलग अलग तरीके से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब पूर्वकालिक क्रिया, अब देखिए कोई भी वाक्य आप बनाते हैं उसमें एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। अब मुख्य क्रिया से पहले एक और क्रिया आ जाती है, यानी मुख्य क्रिया से पहले जब एक और क्रिया आ जाती है और उसके साथ में, उसके धातु के साथ में कर लग जाता है, तब हम उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कैसे, देखिए, जैसे ध्यान दीजिए, धातु प्लस कर लिखा है तो सो कर, धो कर, नहा कर, पढ़ कर। जब भी आप इस तरह के कर वाले धातु के साथ में कर लगाते तो ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्यों में बाद में एक क्रिया अपने आप और आ जाती है। इसलिए वो जो बाद में इसकी आएगी क्रिया, वो होगी मेन वर्ब, वो मुख्य क्रिया हो जाएगी। और ये पूर्वकालिक मतलब, पूर्वकाल का मतलब पहले, बाद से पहले होने वाली, यानी कि एक काम आपको बाद में करना है, लेकिन उस काम को करने से पहले एक काम आपको और करना है। उदाहरण के लिए आपको एग्ज़ाम देने जाना है, परीक्षा देने जाना है, तो क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे ना। उदाहरण के देखिए कैसे आता है, वह पढ़कर परीक्षा देने गया। अब देना, देने गया मतलब देना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, पढ़ा। पढ़कर, वह सो कर उठा। सो कर उठा मतलब यहाँ पर सीधा सा अर्थ हो गया कि कोई भी व्यक्ति उठने से पहले क्या हुआ, सोया हुआ था ना, तो पहले सो कर उठा। तो उठा यहाँ पर मुख्य क्रिया है और सोना यहाँ पर सहायक पूर्वकालिक क्रिया है, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इसलिए इसी के अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा ये चार्ज ख़त्म हो रहा है, इसको मैं लगा लेता हूँ, साथ साथ काम चलता रहेगा। अब देखिए, सहायक क्रिया की अब हम बात करते हैं। धातु आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि सारी क्रिया का जो दारो मदार है, सारा जो बेस है, वो धातु से ही संबंधित है। अगर आपको धातु नहीं क्लियर है तो आप क्रिया नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले धातु को मैंने बता दिया है कि क्रिया का जो मूल रूप है, यानी प्रत्यय वगैरह निकालने के बाद में जो बचता है क्रिया शब्द में, वही धातु होता है। तो धातु के साथ ही हम सब चीज़ जोड़ रहे हैं। धातु के साथ में अगर आपने लगा दिया रहा है, रही है, रहा था, थी, है, यानी जो लास्ट में कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं तो वाक्य का जो अंत जिन क्रिया शब्दों से होता है वही सहायक क्रिया, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब हम इनको बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं वह जा रहा है, तो जा के बाद क्या आया, रहा है। वह जा चुका है, तो जा के बाद क्या आया, चुका है।
चुकी है, चुके होंगे, यानी जिससे वाक्य समाप्त हो रहा है वही इसकी सहायक क्रिया होती। सहायक का मतलब क्या होता है? सहायक का मतलब हेल्प करना, मदद करना। तो वाक्य में आपको इस सहायक क्रिया से ये पता चलता है कि ये जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो उसका जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल है, यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है, दो वचन है, भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्य काल है। ये सब का पता किसी भी वाक्य के अंत वाले शब्दों से चलता है। ठीक है, इसलिए हम उनको सहायक क्रिया बोलते हैं, क्योंकि लिंग, वचन और काल के बारे में हमें मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हम इसको सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। उदाहरण देखिए, वे जाएंगे। अब आपने लिखा जाएंगे, गे लगाया आपने, जाएंगे। वे जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं का मतलब हम इसमें वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। वे जाएंगे तो इसका मतलब हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं। वह गया, तो गया के अंदर भी ध्यान रखिए, इसके अंदर जब आप आ लगा देते हैं और गया गया पूरा निकाल लीजिए इसके अंदर गया। ठीक है, और इसके अलावा भी देखिए, आप लगाते हैं वह जा चुका था, तो चुका था निकाल लीजिए, सहायक क्रिया हो गई। वे पढ़ चुके होंगे, तो चुके होंगे, पढ़ तो इसमें मुख्य क्रिया है और चुके होंगे निकाल लेंगे तो ये सहायक क्रिया बन जाएगी। ठीक है, वह चला गया होगा, तो चला गया होगा, तो चला जो है इसमें मुख्य क्रिया है और गया होगा इसके अंदर आपकी सहायक क्रिया है। अब संयुक्त क्रियाएं, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे वह चला गया, चला और गया यानी दो धातुओं से जो बनी क्रियाएं चलना और जाना। उठ बैठा, वह उठ बैठा, तो उठना और बैठना एक साथ जब दो आ जाती हैं धातुएं और उससे जब क्रिया एक साथ इस्तेमाल होती है उसको हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं। गाड़ी चल पड़ी, चलना और पढ़ना, दो दो धातुएं आ गई एक साथ, इनको भी हम एक साथ संयुक्त क्रिया बोलेंगे। संयुक्त मतलब ज्वाइंट। ठीक है, इसके अलावा वह खा चुका, खाया और चुका, जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो भी यहाँ पर ये संयुक्त क्रिया बन जाएगी। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ना देखिए हेल्पिंग वर्ब से भी निकल के इसमें आ जाती हैं, ये भी ध्यान देना आपको। फिर है नाम धातु क्रिया। अब ये जो नाम धातु क्रिया है ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। दरअसल ये क्रिया है नहीं, इसको बना लिया गया है, ये उस तरह का नहीं है। यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं कि भाई धातु होता है चल पढ़ लिख, ये उस तरह की क्रिया नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि भाषा में क्या होता है, भाषा अपना रूप बदलती है और भाषा अपने ज़रूरत के हिसाब से नए नए शब्दों को गढ़ती है यानी बना लेती है। उसी तरह से विद्वानों ने क्या किया, कुछ ऐसे शब्दों को जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बने हुए थे उनको धातु के रूप में कन्वर्ट कर लिया, मान लिया, और उससे ही जो नई नई क्रियाएं बना दी। नई यानी क्रिया थी नहीं, उसको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के तोड़ मरोड़ करके नई नई जो क्रियाएं बना दी। तो ऐसी जो क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बना ली गई हैं उनको हम नाम धातु क्रियाएं बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ नाम का अर्थ नेम नहीं है, नाम का अर्थ है यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और धातु का मतलब है यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को आपने धातु के रूप में इस्तेमाल कर लिया। धातु कहाँ की होती है, क्रिया की होती है, लेकिन यहाँ पर धातु किसको बना लिया गया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को ही धातु बना लिया गया। और उसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया प्रत्यय वगैरह लगा करके, जैसे अब धातु में लगाते हैं क्रिया के, तो हम इसको नाम धातु क्रिया कह देते हैं। अब आगे हम इसको विस्तार से समझेंगे, ज़रूरी है इसको समझना। धातु के साथ ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का समान रूप बनता है, जैसे खेलना, पढ़ना, आना, देखना, उठना आदि। क्रिया के सामान्य रूप को संज्ञा की तरह भी प्रयोग किया जाता है, जैसे सुबह सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर ही हम पढ़ चुके, थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा, आपकी पुस्तक का है थोड़ा सा इसलिए मैंने इसमें दिया है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। अकर्मक क्रिया, वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, होना आदि क्रियाएं अकर्मक हैं। जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ रही है, लड़के बस से स्कूल जा रहे हैं, हमें रोज़ जल्दी उठना चाहिए, बच्चा सो रहा है।
सकर्मक क्रिया, जिन क्रिया शब्दों को कर्म की अपेक्षा हो यानी ज़रूरत हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखना, खरीदना, सुनाना, लिखना, भेजना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। आदि इसलिए लगा दी जाती है कि बहुत सारी और भी हैं, लेकिन यहाँ पर सबका नाम लिखना संभव नहीं है, इसलिए आपको भी जगह बहुत सारे उदाहरण देने होते हैं, तो इतना जहाँ ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा लिखा जाए, तो वहाँ पर आप इत्यादि आदि लगा सकते हैं। रानी सेब खरीद रही है, क्या खरीद रही है? सेब खरीद रही है। माँ कहानी सुना रही हैं, क्या सुना रही हैं? कहानी सुना रही हैं। पिताजी पत्र लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पत्र। सुशील डाक से सामान भेज रहा है, क्या भेज रहा है? सामान भेज रहा है। कुछ वाक्यों में कर्म के अनुपस्थित होने पर भी क्रिया को कर्म की अपेक्षा रहती है, अतः ऐसी क्रियाएं भी सकर्मक होती हैं। जैसे वीणा पढ़ रही, जो भी पिछले बार अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, ये वही उदाहरण है। वीणा पढ़ रही है, ये नहीं लिखा है क्या पढ़ रही है, लेकिन पढ़ रही है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रही होगी, इसलिए क्रिया सकर्मक है। क्या पढ़ रही है? पुस्तक, अखबार, पत्रिका में से कुछ भी पढ़ रही होगी, पढ़ने वाली कोई ना कोई चीज़ पढ़ रही होगी। यहाँ कर्म अनुपस्थित है, किंतु क्रिया को कर्म की अपेक्षा यानी कि उसे ज़रूरत है, जो हिडन है। सकर्मक क्रिया के दो भेद किए जाते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। रमा ने पुस्तक पढ़ी, किसने? रमा ने, ठीक है। रमा ने बिमला को पुस्तक दी। अब यहाँ पर रमा ने पुस्तक पढ़ी, एक कर्मक है, क्या पढ़ी? पुस्तक। यानी क्या और किसको, जब दोनों का उत्तर मिल जाता है तब ये हो जाती है द्विकर्मक। अगर सिर्फ एक का उत्तर मिलता है तो ये हो जाता है एक कर्म। अब देखिए, रमा ने बिमला को पुस्तक दी, क्या दी? पुस्तक। किसको? बिमला को। यानी किसको और क्या, किसको और क्या का जब दोनों का उत्तर मिलेगा तो ये हो जाता है आपका द्विकर्मक, और जब दोनों में से एक का ही मिलेगा तो ये एक कर्मक क्रिया होती है। सामान्यतः परीक्षाओं में ऐसे अलग अलग पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया का एक कर्म है पुस्तक, किंतु दूसरे वाक्य में देना क्रिया के दो कर्म है पुस्तक और विमला। दूसरे वाक्य में मुख्य कर्म पुस्तक है और गौण कर्म, गौण मतलब सहायता करने वाला, छोटा, हेल्प करने वाला कर्म विमला को है। इस प्रकार पहले वाक्य की क्रिया कर्मक है, दूसरे वाक्य की क्रिया द्विकर्मक है, यानी पहले की एक कर्मक और दूसरे की द्विकर्मक क्रिया है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना का अर्थ है वही है, यानी रचना और संरचना एक ही बात है, इससे कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। संरचना की दृष्टि से क्रियाएं चार प्रकार की होती हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए कैसे। सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में एक ही क्रियापद हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य आप बनाते हैं उसमें एक ही क्रिया शब्द, पद का मतलब है शब्द, ठीक है, ध्यान रखिए। कोई भी वाक्य है, लास्ट में आपने देखा एक ही क्रिया शब्द से वो समाप्त हो गया, ज़्यादातर पास्ट की होती है, भूतकाल की क्रियाएं होती हैं, तो उसको आप अंडरलाइन करेंगे और कह देंगे सामान्य क्रिया है। मैंने काम नहीं किया, तो किया पे ख़त्म हो गया। मैंने क्या बोला कि ये ज़्यादातर भूतकाल के वाक्य होते हैं, पास्ट के होते हैं। तुम अब घर जाओ, ठीक है, और इस वाक्य में क्रियापद एक है, ये सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रियापद में संयुक्त क्रिया होती है। इनमें पहली क्रिया मुख्य अर्थ देती है और दूसरी क्रिया उसे विशेष छवि देती है। छवि मतलब उसे और अच्छा बना देती है, उसे खास बना देती है। मेरा एक काम कर दीजिए, तो आप देखिए कर और दीजिए दोनों आए ना इसमें। एक कप चाय पी लो, पीना और लेना दोनों। देखो हम लोग ऐसे वाक्य इस्तेमाल करते हैं, रोज़ करते हैं, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं और हम फ्लो में बोलते हैं। लेकिन अगर आप उसके गहराई पर जाएं तो आपको कई बार हंसी आ जाएगी। वह गाड़ी चल पड़ी, चली तो पड़ी कैसे? वह उठ बैठा, वह उठा भी और बैठा भी। वह गिर पड़ा, अब समझ नहीं आता वह गिरा या पड़ा, ठीक है। चाय पी लो, पिए और ले, ये क्या मतलब है? चाय पी लो, पिए तो क्या ले, समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम इसी तरह से वाक्यों को बोलते हैं। भाषा की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो फ्लो में बोलते हैं, लेकिन उसकी गहराई में अगर हम जाने लगें तो आप उलझ कर रह जाएंगे। तो ऐसी ही यहाँ पर क्रियाओं की बात करें। फिलहाल यहाँ बात करें कि ये जो क्रियाएं हैं दो धातुओं से बनी हैं, पी और लो, यानी पीना और लेना। तो यहाँ पर दो धातुएं हो गई, तो इसलिए संयुक्त क्रिया हो गई। इन वाक्यों में दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। कुछ रंजक क्रियाएं इस प्रकार हैं: आना जाना, लेना देना, मारना फेंकना, डालना, पढ़ना, उठना बैठना। ये आपके इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इस पर विस्तार से बात इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। नाम धातु क्रिया, संज्ञा
सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनी जो क्रियाएं हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। संज्ञा से नाम धातु क्रियाएं कैसे बनी? चक्कर, चकराना, झूठ से झुठलाना, लज्जा से लजाना, फिल्म से फिल्माना, फटकार से फटकारना, बात से बतियाना। ठीक है, उसका सर चकरा गया, उसने मेरी बात को झुठला दिया, वह तो बहुत लजाती है, वो तो अपनी फिल्म को फिल्मा रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना शूटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हिंदी में शब्द है, वह फिल्म को फिल्मा रहे हैं। मैंने उसे फटकार लगाई, ठीक है, मैं उसे फटकार रहा था, वो बहुत बतियाते हैं। यानी बात शब्द से आपने क्रिया बना दी ज़बरदस्ती, तो ये बतियाना हो गया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि भाषा का, जैसा मैंने कहा कि भाषा का मुख्य उद्देश्य है हमारे काम को सरल बनाना। भाषा जो है हमारे व्यवहार के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से अपना स्वरूप बदलती रहती है। इसी प्रयास में ही नाम धातु क्रियाओं का निर्माण हुआ है। अब सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं क्या हैं? अपना, अपनाना, मैंने उसे अपना लिया। विशेषण से बनी नाम धातु क्रियाएं लंगड़ा, लंगड़ाना, वह लंगड़ा रहा है। चिकना, चिकनाना, मोटा, मुटियाना, वह तो बहुत मुटिया रहा है, आदि आदि। बहुत इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं और कुछ नए शब्द ढूंढ करके आप उसका अभ्यास भी करें, जिससे और अच्छी तरह से आपको समझ में आए। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें वाक्य का कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे को काम करने को प्रेरित करता यानी कहता है। प्रेरित कर्ता मुख्य कर्ता होता है, यानी जो दूसरों को बोलता है वही कर्ता हो मुख्य होता है। ऐसे वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। शाहजहां ने मजदूरों से ताजमहल बनवाया, खुद नहीं बनाया, दूसरों से बनवाया। मैंने बहन से चाय बनवाई, मैंने खुद नहीं बनाई, बहन से कहा चाय बना दो। ठीक है, जब हम दूसरों से काम करवाएंगे, ध्यान रखिए, तभी हम उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। पहले वाक्य में शाहजहां ने मजदूरों को ताजमहल बनाने के लिए प्रेरित किया यानी कहा, और प्रेरित करता मजदूर ताजमहल बनाने का काम करते हैं। दूसरे वाक्य में मैं बहन को चाय बनाने के लिए प्रेरित करता हूँ, चाय बनाने का काम बहन करती है, मैं नहीं करता। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, ये ठीक है पुस्तक में प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो द्वितीय है होती दूसरी वाली, वही मुख्य रूप से प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जो हमारी डेफिनेशन पे सही बैठती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है, यानी खुद भी कार्य करता है, हेल्प करता है, जबकि दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद काम नहीं करता, दूसरों से ही कराता है। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं दूसरों को प्रेरणा देता है, तो मुख्य रूप से जो दूसरी वाली है वही क्रिया जो है प्रेरणार्थक होती है। सुमित सबको गीत सुनाता है, सुमित सबको गीत सुनवाता है, तो ये सुनवाना है, जो वाह आ गया, मैंने पहले कहा वाह जरूर आएगा, तभी ये क्रिया वास्तविक रूप से प्रेरणार्थक होगी। तो यही ध्यान रखना है कि जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है वही वास्तविक रूप से प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक धातु से और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक धातुओं से बनती हैं। ये बहुत ज़्यादा अभी आपकी परीक्षा से इतना संबंधित नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विनय उठता है, अकर्मक, विनय मोहन को उठाता है, सकर्मक किसको उठाता है? मोहन को। विनय ड्राइवर से मोहन को घर भिजवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब आगे देखिए, इनमें से नाम धातु क्रिया शब्द इससे बनाएं। मोटा से मुटियाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, थर-थर से थरथराना, थप-थप से थपथपाना, भूल से भुलवाना या भुलाना। ठीक है, हाथ से हथियाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना। इन वाक्यों में से मूल एवं रंजक क्रियाएं छांटकर लिखें। ठीक है, उसने पत्र भेज दिया है, तो भेज जो है ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बच्चा हंस पड़ा, पड़ा जो आ जाएगा रंजक में, और हंस यहाँ पे आ जाएगा मूल क्रिया में। ये तुमने क्या कर दिया? ठीक है, कर आ गया पहले वाले भाग में और मूल क्रिया में, और दूसरे में आ जाएगा दिया। मेरे मित्र चले गए हैं। ठीक है, पहले में चले, दूसरे में गए। उसने खाना खा लिया था। ठीक है, खाना खा लिया था, तो पहले में खा, दूसरे में लिया आ जाएगा। उसने वह दिन भर सोती रही। ठीक है, इसके अंदर जो पहले में सोती और दूसरे में रही आएगा। सोना और रहना दो धातुएं एक साथ आ रही हैं। इन क्रियाओं से प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाएं। चलना, चलाना, बनना, बनाना, बनवाना, डूबना, डुबाना, डुबवाना, लगना, लगाना, लगवाना,
चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। जैसा कि मैंने कहा है कि मुख्य रूप से जो सेकंड कॉलम में है, यानी जहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक लिखा है, उसमें जो क्रियाएं आएंगी वही प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। ध्यान रखिए। इन वाक्यों में क्रिया किस प्रकार की है लिखें। गाड़ी देर से पहुंची, यह आपको स्वयं करना है। मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे। गाड़ी देर से पहुंची, मुझे ये काम करना पड़ा। माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए, ये तो आपको पता ही है। छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, अब तो उसे खेलने दो। यहाँ एक बात ध्यान रखना, जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप रचना और कर्म दोनों के आधार पर ही इनको कर लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ उदाहरण देखिए। मूल क्रिया कटना, काटना, कटवाना, डूबना, डुबाना, डुबवाना, जागना, जगाना, जगवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, उठना, उठाना, उठवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, सहायक क्रिया को समझ लेते हैं डिटेल में। लिंग, वचन, काल आदि की जानकारी देने वाली और मुख्य क्रिया के बाद आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिए, ये क्या करती है, सहायता किसमें करती है। लिंग की जानकारी देती है, वाक्य में क्या है, वचन क्या है, काल क्या है, इसके बारे में बताती है, इसलिए सहायता करती है ना, इसलिए इसे सहायक क्रिया कहते हैं। और ये मुख्य क्रिया के बाद आती है, यानी मुख्य क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने में उसकी मदद करती है, इसलिए उसकी सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। उदाहरण देखिए। सो रही है, जा चुके हैं, खेलने गया है, दौड़ रही है। अब यहाँ पर इससे आगे एक शब्द लगा सकते हैं। वह सो रही है, वे जा चुके हैं, वह खेलने गया है, वह दौड़ रही है। ठीक है, आप अपने आप से उसमें कर्ता जोड़ दीजिए, नाम भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर जो ग्रीन वाला है वो सहायक क्रिया का है और जो रेड वाला है वो मुख्य क्रिया है। सो, खेलने, जा, दौड़। ठीक है, तो मैंने कलर से यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, आप आसानी से इसको बार बार देख के समझ सकते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया है तो उसके लिए आप बार बार वीडियो देखेंगे, समझेंगे, समझ आ जाएगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।